हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते। वीडियो शुरू हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी। चलिए तो मैं, अच्छा बॉल है मेरे हाथ में। चलिए आज यहीं से टॉपिक शुरू करते, क्यों ना हम बॉल से ही कुछ कर ले। तो देखिए बॉल है मेरे हाथ में। इस बॉल को मान लो मैं एक ऊंची मीनार पर, इस तरीके की एक ऊंची मीनार है, यहां से इस ऊंची मीनार से मैं बॉल को नीचे इस तरफ से लाऊं और इसे ऐसे ले जाऊं। मतलब मैं पी क्यू आर से, है ना, पी क्यू आर वाले रास्ते से, पी से इस बॉल को आर तक ले जाऊं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक रास्ता और दिखा रखा है मैंने, पी से लगाकर आर तक ले जाऊं। तो बताइए क्या दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया सेम होगा, हां या ना? है ना, बात यहीं से शुरू होगी। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझने के लिए सबसे पहले जो टॉपिक हमने छेड़ दिया है, जो क्वेश्चन हमने निकाल लिया है, इस क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास में एक बॉल है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इस बॉल में, इस बॉल का जो मास है हम कंसीडर कर लेते हैं, इसका मास स्मॉल m है, द्रव्यमान इसका m है। हम दो रास्ते बनाएंगे। देखिए पहला रास्ता, ये पहला रास्ता पी क्यू तक लेकर आएंगे बॉल को और क्यू से आर तक लेकर जाएंगे। इस रास्ते में याद रखिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो जमीन की तरफ लगेगा और वो कितना होगा, mg। से यस और नो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg। तो ये लगा हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखिए पी क्यू, पहले हम क्या निकालेंगे, W1। वो कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, mg तो फोर्स लगा और h इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, बात समझ में आ रही है? तो mgh, से यस और नो? ये तो लगा पी क्यू से, p से q तक, p से q तक जो वर्क लगा वो वर्क कितना करना पड़ेगा, mg को, mgh। अब सोचिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो यहां पर नीचे की तरफ है ना, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ये Q से R की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। जब Q से R की तरफ डिस्प्लेस होगा, यानी देखिए समझिए ये बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो तो नीचे की तरफ होगा, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, नेट वर्क डन अलोंग क्यू आर कितना हो जाएगा बेटा, W2 इज इक्वल टू Q से R तक जो नेटवर्क डन होगा वो 0 होगा, है ना, बात समझ में आ रही है? तो PQR के लिए, PQR डायरेक्शन में चलाने के लिए नेटवर्क डन कितना हुआ, PR वाया Q, PQR, है ना। ये नेटवर्क डन होगा mgh प्लस 0, दैट इज mgh। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, से यस और नो? इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो हमने पी क्यू आर के लिए कैलकुलेशन किया। अब मैं डायरेक्ट पी से आर पर लेकर आता हूं ऑब्जेक्ट को। अगर मैं बॉल को डायरेक्ट पी से आर तक लेकर आता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां एंगल थीटा है। कितना कंसीडर कर लिया यहां पर, एंगल थीटा कंसीडर कर लिया। यहां पर पी क्यू एच है। अगर मैं पी आर कैलकुलेट करूं तो ये एक्स है। देखिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल बना, ये एंगल थीटा है, यहां पर ये एच है, ये एक्स है। एच अपॉन एक्स क्या होगा, अरे भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहां पर, एच है, एक्स क्या है, हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन एक्स क्या होगा, कॉस थीटा। सही है। अब ध्यान से देखिए यहां पर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आएगा एच अपॉन कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये कॉस थीटा को इधर ले लिया, एक्स को इधर ले गए, तो एच अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वेशन। अब ये यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से सोचो mg का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा, mg का वो कंपोनेंट जो थीटा एंगल पर pr की डायरेक्शन में होगा वो रहेगा आपका mg कॉस थीटा।
दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स mg अलोंग पी आर। पी से आर की डायरेक्शन में mg cos थीटा बनेगा। अब ध्यान से देखिए, वर्क का फॉर्मूला बताएंगे हम। पी से आर की डायरेक्शन में जो वर्क होगा, पी से आर डायरेक्ट कौन से पाथ से, पाथ नंबर 1 से हम चले थे तो वर्क डन ये आया था। अब पाथ नंबर 2 से बात करेंगे, तो पाथ नंबर 2 से अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन कितना आ रहा है। सबसे पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, तो mg cos थीटा, ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर x कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, h अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा मर जाएगा, WPR इज इक्वल टू क्या आया, mgh। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हम रास्ता नंबर 1 से चले या रास्ता नंबर 2 से चले, हमारे पास में जो आंसर आता है वो mgh फिक्स है। तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि कोई फोर्स वर्क करे और दो अलग अलग रास्ते से एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे प्लेस पर ले जाए। पोजीशन ए से पोजीशन बी तक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए और ले जाने के लिए हमारे पास में दो अलग अलग रास्ते हैं, और अगर मान लो वर्क डन बाय फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है, ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से देखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का मैंने आपको संरक्षी बल या जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसकी डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए डेफिनेशन बनेगी, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट बट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप पीछे वाले टॉपिक में देख सकते हैं, हमने जो यहां पर पीछे टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में P और R पर तो डिपेंड कर रहा है, मतलब P से R को देखिए आप, PR हमने अगर कांस्टेंट लिया मतलब PQR में पहला रास्ता PQR था, वहां पर भी mgh वर्क हुआ, और PR के लिए वर्क किया तो यहां भी वर्क डन कितना हुआ, mgh। तो कुल मिलाकर हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बन गई, संरक्षी बल की डेफिनेशन बन गई, ऐसा बल जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए मेरे पास में दो पॉइंट है ए एंड बी, ये पाथ नंबर, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से पाथ नंबर ए से पाथ नंबर 1 से चलाता हूं ऐसे, है ना, और फिर मैं इसे पाथ नंबर 2 से चलाता हूं इस डायरेक्शन में ऐसे, या इस ऑब्जेक्ट को मैं पाथ नंबर 3 से चलाता हूं इस डायरेक्शन में, तो तीनों में जो वर्क डन होगा वो फर्स्ट पाथ के लिए W1, सेकंड पाथ के लिए W2, थर्ड पाथ के लिए W3। अगर ये तीनों वर्क डन इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये वर्क डन, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल, संरक्षी बल के उदाहरण। तो संरक्षी बल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि हमें क्लास 12th में पढ़ना है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, है ना, बात समझ में आ रही है। तीसरा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा होता है, संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑल द टाइप्स ऑफ इलास्टिक फोर्सेस। याद रखिएगा, जितने भी प्रत्यास्थ बल होते हैं वो सब के सब कंजर्वेटिव होते हैं। इसे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर नहीं पढ़ेंगे, किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें से एक चीज में स्प्रिंग वाला पढ़ाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में स्प्रिंग पर बात करेंगे, और स्प्रिंग पर बहुत कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जितने भी टाइप के इलास्टिक फोर्सेस होते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आपने खींचा, खींचने पर जो वर्क होता है स्प्रिंग के द्वारा, जैसे ही हम छोड़ते, कोई स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को खींचा, खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन करती है। इनिशियल स्टेट को रिगेन किया, इसका मतलब उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स आ गया, है ना, प्रत्यास्थ बल आ गया। ये जो प्रत्यास्थ बल है ये भी कैसा है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक कॉर्क है जो पानी की सतह पर रखा है, अगर हम उसे
नीचे की तरफ ले जाए और छोड़ दे तो कॉर्क वापस ऊपर की तरफ आता है ना, पानी में नीचे ले गए वापस ऊपर आ जाता है। तो जब कॉर्क को नीचे ले गए और वापस छोड़ दिया तो छोड़ने पर वापस ऊपर आया, तो वापस ऊपर आने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगना चाहिए ना, वो फोर्स होता है बायएंट फोर्स, एक तरह का इलास्टिक फोर्स है, इसे भी हम कंजर्वेटिव फोर्स ही मानेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे एक इलास्टिक होता है, इलास्टिक को हमने पकड़ के खींचने के बाद में उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन करता है। इनिशियल स्टेट को रिगेन किया, इनिशियल स्टेट पर वापस आ गया, इसका मतलब उसके अंदर कोई फोर्स था। ये फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है या संरक्षी बल है। आ गए यहां तक? इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, असंरक्षी होते हैं। इसका मतलब ऐसे फोर्स जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ बीच के रास्ते पर भी डिपेंड करते हैं, पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? जितनी भी तरह के फ्रिक्शन फोर्स है, आंख बंद करके हमें क्या लिखना है? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, असंरक्षी बल है। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसके द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना। वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने ये देखा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, मतलब इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये इनिशियल स्थितिज ऊर्जा हो गई और ये फाइनल स्थितिज ऊर्जा हो गई, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना। तो ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों में जो डिफरेंस होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, वो वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, है ना। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये फैसिलिटी है, किसी और के लिए नहीं है ना। याद रखिएगा इस बात को। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने ये देखा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अगर वो बंद परिपथ पर या क्लोज्ड पाथ पर वर्क करे, जैसे मैंने मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को यहां से चलाकर वापस यहां ले आया, या मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से चलाकर यहां पर लेकर गया अंडर सम कंजर्वेटिव फोर्स, और इसे मैं वापस से इधर लेकर आ गया अंडर द सेम कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब यहां पर जो इतना इसने वर्क किया और इसने जो वर्क किया, यानी यहां जो W1 वर्क होगा और जो W2 वर्क होगा, वो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी, एक ही रहेगी। तो कुल मिलाकर बात क्या होगी कि W1 प्लस W2 नेट कंजर्वेटिव फोर्स के, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य होता है बंद परिपथ में या क्लोज्ड पाथ में अगर हम चले, तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करेगा? 0 वर्क करेगा, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने ये देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, बट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। और दोनों ही वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करते ही है। आप कोई देखिए, सेम एग्जांपल जो हमने आज स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसी एग्जांपल को अगर हम फिर से देखें तो यहां पर ये तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने पढ़ा दिया था कि P से Q तक लेकर आए, Q से R तक लेकर आए, ठीक है। सोचिए यहां पर जब पार्टिकल गिरेगा, मतलब ये जो बॉल है हमारी, वो बॉल सीधी आएगी, तो यहां पर लगेगा एयर रेसिस्टेंस, से यस और नो? एयर रेसिस्टेंस या एयर का फ्रिक्शन, सही है। और यहां पर लगेगा जमीन का फ्रिक्शन, ठीक है भाई।
यहां पर लगेगा वायु का रेसिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध, वायु से जो प्रतिरोध लगेगा, और यहां पर जमीन का प्रतिरोध लगेगा इस वाले पार्ट में। तो कुल मिलाकर यहां पर एयर रेसिस्टेंस प्लस यहां पर फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा नेट वर्क डन बाय रेसिस्टेंस। अब देखो यहां से जब यहां तक आएगा, इस पाथ के थ्रू जब आएगा तो सिर्फ एयर रेसिस्टेंस लगेगा, से यस और नो। इसका मतलब यहां पर वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस ही होगा। फ्रिक्शन वाला वर्क, जो ये बॉल पर फ्रिक्शन की वजह से, जमीन के फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो तो काउंट होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो वर्क डन होगा 1 वाले पाथ में, फर्स्ट पाथ में, वहां पर W1 प्लस W2 होगा। ये W1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर रेसिस्टेंस की वजह से वर्क डन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ के रेसिस्टेंस की वजह से, मतलब अर्थ का जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से वर्क डन। दूसरे पाथ में जो वर्क होगा वो सिर्फ W1 होगा, मतलब एयर की वजह से तो वर्क होगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि जमीन से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या W1 में जो वर्क हुआ, टोटल वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, वो सेकंड पाथ के वर्क डन के बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।